नमस्कार दोस्तों। देश में अन्य राजनीतिक पार्टियों की तुलना में जनता भाजपा को राष्ट्रवाद के ज़्यादा करीब मानती है। ये बातें सोशल मीडिया पर लोगों के बहुतायत कमेंट से भी समझी जा सकती हैं और ये भी देखा गया है कि राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर कांग्रेस को किस तरह जनता नकार देती है। दो बार बहुमत से अगर मोदी सरकार को जनता ने चुना तो इसके पीछे भाजपा का राष्ट्रवाद भी एक बड़ा कारण है। 6 दिसंबर को संसद में अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की समस्या पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की वजह से हुई। पूरा कश्मीर हाथ आए बिना सीज फायर कर लिया था, वरना वह कश्मीर का हिस्सा होता। अमित शाह ने इसके अलावा देश के आंतरिक कश्मीर मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने और आर्टिकल 370 के तहत कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने को भी ऐतिहासिक नेहरूवियन ब्लंडर करा दिया। अमित शाह द्वारा पंडित नेहरू की गलतियों का जिक्र सुनकर कांग्रेस के नेता भड़क गए और कुछ नेता नाराज होकर संसद से वॉकआउट कर गए। पहले सुनते हैं अमित शाह ने लोकसभा में क्या कहा। नेहरूवियन ब्लंडर, नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। मैं मान्यवर इस सदन में खड़ा रहकर आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि 2 बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। ये तो रही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बातें, लेकिन अगर उनकी बातों को समझना है कि उन्होंने नेहरू पर यह गंभीर आरोप क्यों लगाए तो हमें एक बार इतिहास की परतों को उधेड़ना होगा। जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली तो ये आज़ादी 2 टुकड़ों में मिली। एक टुकड़ा भारत और दूसरा टुकड़ा पाकिस्तान। 500 से अधिक रियासतें भारत में थीं, लेकिन इनमें से एक रियासत थी जम्मू कश्मीर, जो न तो भारत में रहना चाहती थी और न ही पाकिस्तान में। इस रियासत के राजा महाराजा हरि सिंह थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर को आज़ाद ही रखने का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तान को महाराजा हरि सिंह की ये मनमर्जी पसंद नहीं थी। इसलिए उसने कश्मीर के साथ नापाक हरकत को अंजाम देते हुए आज़ादी के महज 2 महीने बाद ही 22 अक्टूबर 1947 को हजारों कबायलियों से भरे सैकड़ों ट्रकों को कश्मीर में घुसने का इशारा कर दिया ताकि कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाया जा सके। पाकिस्तानी कबायलियों का मन बढ़ता जा रहा था। नापाक हरकतों को अंजाम देते हुए घुसपैठियों ने मुजफ्फराबाद पर कब्जा कर लिया और उरी में हरि सिंह की सेना को हरा दिया। ब्रिटिश इतिहासकार एलिस्टेयर लैम्ब के मुताबिक आक्रमणकारियों ने 24 अक्टूबर को औपचारिक रूप से महाराजा के शासन से मुक्ति और कश्मीर राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा की और मोहता तक पहुंच गए। मोहता से बारामूला की ओर बढ़ते हमलावरों ने स्थानीय लोगों के साथ जमकर हिंसा की। इस तरह से कबायलियों या कह सकते हैं कि घुसपैठियों ने समय के साथ कश्मीर के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह अपनी आंखों से अपने रियासत की तबाही देख रहे थे। तब महाराजा हरि सिंह ने सैन्य मदद के लिए भारत सरकार से संपर्क किया। एक दिन बाद 25 अक्टूबर को शीर्ष राजनयिक वीपी मेनन ने श्रीनगर के लिए उड़ान भरी और हरि सिंह को सुरक्षा के लिए जम्मू जाने की सलाह दी। 26 अक्टूबर को मेनन वापस दिल्ली आ गए। रक्षा समिति की एक बैठक हुई जहां गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने कहा कि हरि सिंह के शामिल होने के बाद ही भारत को सैन्य हस्तक्षेप करना चाहिए। मेनन वापस गए और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र साथ लेकर लौटे। एजी नूरानी की किताब द कश्मीर डिस्प्यूट में माउंटबेटन को लिखे महाराजा हरि सिंह के विलय के बारे में पूरा विस्तार से बताया गया है। इसके बाद भारतीय सैनिक पहुंचकर पाकिस्तानी कबायलियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्हें पाकिस्तान की तरफ ढकेलने लगी। ये वो समय था जब हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। भारत और पाकिस्तान दोनों ही सेनाओं के प्रमुख अंग्रेज थे। तब माउंटबेटन की तरफ से भी भारत का दबाव था। भारत में तब के गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे और बताया जा रहा है कि उन्हीं की सलाह पर जवाहरलाल नेहरू इस मसले को 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र में ले गए। माउंटबेटन और हरि सिंह के पत्र व्यवहार और पंडित नेहरू और लियाकत अली खान के टेलीग्राम में कश्मीर के विलय को लेकर उचित समय पर जनमत संग्रह करवाने का जिक्र भी सामने आया। इस बीच भारतीय सैनिकों ने द्रास, कारगिल और पूंछ की पहाड़ियों पर कब्जा करके सफलता हासिल कर दी थी। लड़ाई थमी नहीं थी और इसके पंजाब तक फैलने की आशंका थी, सो अलग। तब माउंटबेटन ने कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र को शामिल करने की सलाह दी।
नवंबर में माउंटबेटन ने लाहौर में जिन्ना से मुलाकात की थी। भारत और पाकिस्तान बातचीत के जरिए किसी समाधान पर पहुंच पाएंगे, माउंटबेटन को इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने पाकिस्तान में सेना भेजने के लिए पंडित नेहरू को पत्र लिखकर चेतावनी दी। इसके बाद 1 जनवरी 1948 को नेहरू ने कश्मीर मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने का फैसला किया। बड़ी बात यह है कि समय के साथ जम्मू कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने के फैसले को लेकर पंडित नेहरू को भी पछतावा हुआ। पाकिस्तान और अमेरिका की करीबी और दोनों के बीच एक सैन्य समझौते को देखकर 1954 के बाद पंडित नेहरू का रुख जनमत संग्रह के खिलाफ हो गया। हालांकि इससे पहले ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया के तहत 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 को संविधान में शामिल किया गया, जो संविधान के साथ 1950 में लागू हुआ। इसके तहत ही जम्मू कश्मीर को भारत संघ में विशेष दर्जा दिया गया था। 1954 में समझौते में एक और अनुच्छेद 35A जोड़ा गया। ऐतिहासिक तथ्य ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में कहा था कि यह घिसते घिसते खत्म हो जाएगा। आखिरकार पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में 5 अगस्त 2019 को इसे खत्म कर दिया गया। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र में क्यों ले जाया गया और इसमें किसकी गलती थी। अब बात करते हैं कश्मीर मामले के यूएन में चले जाने से भारत को कितनी गंभीर क्षति हुई। उन्नीस सौ 1948 में कश्मीर मुद्दा जब संयुक्त राष्ट्र में गया तब इस पर 4 प्रस्ताव आए, जिसमें से आखिरी प्रस्ताव 3 जून 1948 को पास किया गया। इसमें तय हुआ कि यूनाइटेड नेशन कमीशन को इंडिया और पाकिस्तान में भेजा जाएगा। इसमें जनमत संग्रह और सीज फायर की बात कही गई, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के मन में पहले ही बेईमानी और धोखा था तो उसने उसी दौरान कश्मीर के बड़े इलाके पर अवैध कब्जा कर लिया, जबकि संयुक्त राष्ट्र में ये सब कार्रवाई चल रही थी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता हुई और दोनों देशों के बीच सीज फायर तो हो गया, लेकिन यूएन ने एक तरह से पाकिस्तान के हक में मामला पलटते हुए तय किया कि भारत के पास जितना कश्मीर था उतना भारत के पास ही रहेगा और जितने हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था वो उसके पास चला जाएगा। यही आज POK के नाम से जाना जाता है। कश्मीर मामले के यूएन में चले जाने से भारत अब तक भुगत रहा है, ये पूरी दुनिया को पता है, जिसे लेकर फिर से लोकसभा में अमित शाह की टीस भी सामने आई है। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 370 के तहत कश्मीर को विशेष दर्जा देने को लेकर कि आखिर कश्मीर को विशेष दर्जा दिया ही क्यों गया था। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A के प्रावधान 17 नवंबर 1952 से लागू थे, लेकिन सवाल उठता है कि क्या पहले की सरकारें किसी खास समुदाय को खुश करने या उनके वोट हासिल करने के लिए इन प्रावधानों को चलने देती रहीं। आखिर पहले की सरकारों ने देश के लिए इन घातक प्रावधानों को दशकों तक क्यों बनाए रखा। दूसरी बात कि जब जब इन प्रावधानों के खिलाफ देश में स्वर उठे या जब मोदी सरकार इसे हटाने को लेकर एक्शन में आई तो विपक्ष क्यों हल्ला मचाने लगा, ये समझ से परे था। क्लिक इंडिया ने पहले भी अपने कई वीडियो में बताने की कोशिश की कि ये प्रावधान देशवासियों को अपने ही देश में कैसे एक बेगाने की तरह ट्रीट करते रहे। चलिए एक बार फिर मैं आपको देश के लिए इसके घातक प्रावधानों के बारे में बताता हूँ कि पता चले ताकि आर्टिकल 370 के तहत कश्मीर को विशेष दर्जा देने के पीछे पार्टियों का, खासतौर पे राजनीतिक पार्टियों का मकसद क्या था। जब अनुच्छेद 370 और 35A के प्रावधान लागू थे तो जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी। इस राज्य का अपना झंडा भी था। सोचिए, पहले जम्मू कश्मीर में भारत के राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का कोई अपमान भी कर देता था तो उसे अपराध नहीं माना जाता था। मतलब आप जिस देश में रहते हैं वहाँ के राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों को अपमानित करने की खुली छूट आपको थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पहले जम्मू कश्मीर में मान्य नहीं होते थे। पहले रक्षा, विदेश, संचार छोड़कर अन्य मामलों में जम्मू कश्मीर विधानसभा की सहमति लेनी पड़ती थी। मतलब केंद्र सरकार चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता था, जबकि भारत के अन्य राज्यों का कार्यकाल 5 साल का होता था। पहले कश्मीर में हिंदू सिख अल्पसंख्यकों को 16% आरक्षण नहीं मिलता था। 14 मई 1954 या इससे पहले 10 सालों से राज्य में रहने वालों और वहां संपत्ति हासिल करने वालों को ही जम्मू कश्मीर का अस्थायी नागरिक बताया गया था। अस्थायी निवासियों को ही राज्य में ज़मीन खरीदने, सरकारी नौकरी पाने, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के अधिकार मिले हुए थे। बाहरी या अन्य लोगों को यहाँ ज़मीन खरीदने, सरकारी नौकरी पाने, संस्थानों में दाखिला लेने का अधिकार नहीं था। अगर जम्मू कश्मीर की कोई महिला भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी कर लेती थी तो उसके अपनी पैतृक संपत्ति पर से अधिकार छीन जाते थे, लेकिन पुरुषों के मामले में
ये पूरी तरह से विपरीत था। एक बात तो क्लियर है कि जम्मू कश्मीर की अधिकांश आबादी मुस्लिम है, तो क्या ये प्रावधान मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए लागू किए गए थे? क्या इन प्रावधानों को लागू कर देश भर के मुस्लिम समुदायों को ये मैसेज दिया गया पहले की सरकारों द्वारा कि वे मुस्लिम समुदायों की सच्ची हितैषी हैं? अगर उन्होंने ये सोचकर प्रावधान लागू भी किए तो किसने जम्मू कश्मीर के बच्चों और युवाओं के हाथों में पेन पेंसिल की जगह पत्थर और गन पकड़ाए? किसने राज्य को विकास से वंचित रखा? ऐसे कई सवाल हैं जिसे इसी साल मैंने भी 7 दिन की अपनी जम्मू कश्मीर की यात्रा के दौरान वहाँ की जनता से बातचीत के दौरान देखा, जाना और समझा। ड्राइवर हों या होटल्स वाले या फिर दुकानदार, सभी ने एक सुर में कहा कि आज हाथ में पैसा है, आय के साधन बढ़ रहे हैं। लोगों ने बताया कि बर्फबारी के दौरान कुछ इलाकों में लोग मर भी जाते थे तो कोई सूद लेने वाला नहीं था। बर्फ़ पिघलने से पहले लोगों का पता तक नहीं चल पाता था कि कौन जी रहा है और कौन मर गया है। लेकिन आज हालात बदले हैं। बातचीत के दौरान लोगों ने एक गंभीर बात बताई कि कल तक सड़कें भी बंद कर दी गई थीं। मैंने पूछा क्यों, तो जवाब मिला कि मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती उस रास्ते से सिर्फ निकल सकती थीं, लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद उन रास्तों को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। सोचिए, आज पुलवामा का आतंकग्रस्त गांव पेंसिलवाला गांव के नाम से जाना जाने लगा है। आज वहां सेना की भर्ती अभियान चल रहे हैं, लोगों को पक्के मकान आवंटित किए जा रहे हैं, औद्योगिक विकास की योजनाएं रफ्तार पकड़ रही हैं, स्कूल कॉलेजों में बच्चे युवा सपने बुन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, केंद्र सरकार की अरबों की योजनाएं मूर्त रूप ले रही हैं। अब जरा उस पर भी बात कर लेते हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके किसे कहा जाता है। तो पाकिस्तान ने कश्मीर के 78,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा बड़े हिस्से पर अवैध कब्जा कर रखा है। इसके अलावा 2 मार्च 1963 को चीन पाकिस्तान के बीच हुए एक समझौते के तहत पाकिस्तान ने पीओके का 5,180 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन को दे दिया था। पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके असल में 2 हिस्सों में बटा है। पहला जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहा जाता है और दूसरा गिलगित बाल्टिस्तान आज़ाद कश्मीर वाला हिस्सा भारत के कश्मीर से सटा हुआ है, जबकि गिलगित बाल्टिस्तान कश्मीर के सबसे उत्तरी भाग में लद्दाख की सीमा से लगा है। साल 1949 में आज़ाद जम्मू कश्मीर के नेताओं और पाकिस्तानी सरकार के बीच एक समझौता हुआ। इसे कराची समझौता कहा जाता है। समझौते के तहत आज़ाद जम्मू कश्मीर के नेताओं ने गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान को सौंप दिया। रणनीतिक लिहाज से पीओके काफ़ी अहम है। इसकी सीमा कई देशों से लगती है। पश्चिम में इसकी सीमा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और खैबर पख्तूनख्वा से लगती है। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के वखा कॉरिडोर से, तो उत्तर में चीन और पूर्व में भारत के जम्मू कश्मीर से इसकी सीमा लगी हुई है। आज़ाद जम्मू कश्मीर यानी पीओके पाकिस्तान की सरकार पर निर्भर करता है। यहाँ की अपनी विधानसभा है और अलग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी हैं। हालांकि भले ही पीओके का शासन पाकिस्तानी हुक्मरान पर निर्भर करता है, लेकिन पीओके की अपनी सरकार है। यहाँ का अपना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं। चौधरी अनवारुल हक यहाँ के फिलहाल प्रधानमंत्री हैं और सुल्तान महमूद चौधरी राष्ट्रपति। अब आते हैं फिर से अमित शाह ने संसद में जो कहा उस बारे में। तो अमित शाह ने जो संसद में कहा उसका विश्लेषण नफा नुकसान के तौर पर नहीं, बल्कि देश हित को लेकर किया जाना चाहिए। और अगर हम जम्मू कश्मीर जाएं, वहाँ के इतिहास का अध्ययन करें, सियासत के दांव पेच को बारीकी से समझें, तो गृह मंत्री की चिंता को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और तब समझ में आएगा कि सच में आज़ादी के बाद से धरती के स्वर्ग कश्मीर को किस तरह से नरक बना दिया गया था। तो अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।